हेलो फ्रेंड्स, 6 फरवरी 2023 को सीटेट का एग्ज़ाम जो हुआ था उसी का हम इन्वायरमेंट स्टडीज़ यानी कि पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे। स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, मणिपुर और जम्मू कश्मीर। मणिपुर जो है हमारा राज्य है और जम्मू कश्मीर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहीं से पता चलता है कि इसका पहला ऑप्शन ठीक रहेगा। वर्तमान भारत देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के 3 समुद्र तटवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं 4। अब समुद्र तटवर्ती राज्य देख लेते हैं। तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, कर्नाटक, त्रिपुरा, केरल, आंध्र प्रदेश। तो भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। ये जो तीनों ओर से समुद्र से छिपा है, इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत में कुल 9 समुद्री तटवर्ती राज्य हैं, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। तो इस प्रश्न में कोई भी ऐसा विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है जिसमें ये तीनों दिए हों। जैसे पहला ऑप्शन है तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा। इसमें महाराष्ट्र तो तटवर्ती राष्ट्र में है, बट आप ये देखो उड़ीसा भी है, पर तेलंगाना तटवर्ती राष्ट्र में नहीं है। तो इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य हैं। मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसके 3 निकटवर्ती राज्य जो हैं वे हैं गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। एक छात्र ने 29 नवंबर 2022 को सूरत से नागरकोइल जाने के लिए ट्रेन में बैठा। यह ट्रेन 20:30 पे बजे चली, पहुंची 1 दिसंबर 2022 को 13 बजकर नागरहोल। यदि इस ट्रेन में 219 किलोमीटर दूरी चली तो ट्रेन की औसत चाल क्या है? तो यहाँ पे एक फॉर्मूले के थ्रू हम निकाल लेंगे। जो हमारा चाल होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। पहले हम इनका एक सबका कुल समय निकालेंगे और कुल दूरी दी हुई है इन्होंने 2119 किलोमीटर। जो कुल समय हम निकालेंगे तो उसे दूरी से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपका घर एक्स और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है तथा एक्स और वाई के बीच एक व्यस्त राजमार्ग है। अतः आप अपने विद्यालय पहुंचने से पहले 200 मीटर ठीक पश्चिम दिशा में जाते हैं, फिर ठीक उत्तर दिशा में 80 मीटर सुरंग पार करते हैं और अंत में ठीक पूर्व दिशा में 200 मीटर चलकर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। तो आपके विद्यालय सापेक्ष आपका घर कितना है? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले 200 किलोमीटर चले, हम 200 किलोमीटर विद्यालय के लिए चले, फिर हम वहाँ से 80 मीटर चले, फिर 80 मीटर से फिर 200 मीटर चले। तो हमारा जो घर है वो ठीक 80 मीटर के डिस्टेंस पे है, क्योंकि हम डायरेक्ट भी वहाँ पहुँच सकते थे। नीचे दिए गए राज्यों में पहाड़ी के जंगलों में लोग झूम की खेती तरीकों को अपनाते हैं। जो झूम की खेती की जाती है वो मिजोरम में की जाती है। हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है, जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी अधिक दूरी से देख सकता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा चील और बाज, क्योंकि चील और बाज बहुत दूर से देख सकते हैं। मच्छरों द्वारा होने वाले या फैलने वाले 2 रोगों को समुच्चय चुनिए। मच्छरों द्वारा मलेरिया होता है, डेंगू बुखार होता है, चिकनगुनिया होता है। तो इसमें आंसर दिया हुआ है डेंगू और चिकनगुनिया। तो मच्छरों द्वारा जो फैलते हैं मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, पीला बुखार, जाइका वायरस, लसिका फाइलेरिया, जापानी इन्फ्लुएंजा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं वो तो डेंगू और चिकनगुनिया है।
दिल्ली राज्य क्षेत्र के मानचित्र के एक कोने में नीचे दिया गया पैमाना छपा है। यदि इस चित्र पर किन्हीं दो स्थलों की मापी दूरी इतने सेंटीमीटर है तो इन दोनों स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी। यहाँ भी आप एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहाड़ी क्षेत्र की किसी लड़की ने अपने राज्य के अधिकांश घरों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया है। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और हिमपात भी होता है। जब ठंड अधिक हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी से बनाए जाते हैं। हमारे घर की छतें ढालू होती हैं। यह राज्य कौन सा हो सकता है। यह राज्य होगा हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, अधिक ठंड होती है और ढालनुमा इसलिए बनाए जाते हैं ताकि बर्फ़ पिघल के नीचे आ सके। अगर ढालनुमा नहीं बनाएंगे तो वो बर्फ़ ऊपर ही इकट्ठी रहेगी, जिससे छतों को भी दिक्कत होगी और ठंड ज़्यादा बढ़ जाएगी। डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट हैं जिनमें लोग पर्यटन रहना पसंद करते हैं। वो शिकारा में बैठकर चंपू चलाना चाहते हैं। यह झील किस राज्य में स्थित है। डल झील आप सभी को पता होगा, यह श्रीनगर में है और ये वहाँ की बहुत फेमस झील है। मच्छर पारे हमें परेशान करते हैं। अंधेरे में भी हमें ढूंढ सकते हैं। मच्छर हमें ढूंढ सकते हैं क्योंकि हमने एक चैप्टर पढ़ा था स्मेल, ईवीएस में, वो छोटा सा चैप्टर है। तो जो मच्छर होते हैं वो पैरों के तलवों की गंध से और हमारे शरीर की गर्मी से हमें बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं। नीचे दी गई पहेली का हल कीजिए। कूटी जाती पीसी जाती, भोजन तीखा खूब बनाती, खाना में ज़्यादा होने पर मुंह से निकले सीसी, आँखों और नाक से निकले पानी, याद दिला दूँ नानी, सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। इसका हल है, सिंपल सा आंसर है इसका, मिर्च। ये तो सभी को पता है। राजस्थान के रेगिस्तान इलाके में मुख्यतः पाए जाने वाले खजेड़ी वृक्ष के विषय में दिए गए प्रश्नों के कथन पर विचार कीजिए। इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह वृक्ष बहुत उपयोगी है। इसकी छाल दवाइयाँ बनाती है। लोग इसके फलों को खाना पसंद करते हैं। इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र ही कीड़ा लग जाता है, अतः इमारती लकड़ियों की भांति उपयोग नहीं किया जा सकता। यह छायादार वृक्ष नहीं है। इस क्षेत्र के जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, जो सही कथन है इसमें, ए बी ई। राजस्थान में रेगिस्तान इलाकों पे जो खजेड़ी वृक्ष पाया जाता है मुख्यतः, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, ये बिल्कुल ठीक है। और इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती है, ये भी सही है। और ये बहुत उपयोगी है, ये भी है। लोग इसके फलों को खाना पसंद करते हैं और जानवर भी इसकी पत्तियों को खाना पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहाँ के लोग नारियल के तेल में पकी तली समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा, अगर केरल दिया होता तो केरल भी हो जाता, पर गोवा हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन ज़्यादा प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक पर्यावरण शिक्षण अध्ययन ज़्यादा प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करता है। संसाधनों के प्रयोग से अध्ययन रुचिकर और प्रभावी होगा, जिससे छात्रों के चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास होगा, जिससे बच्चों में निरस्ता नहीं आएगी। पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने का आवश्यकता क्यों है। क्योंकि बच्चा खंडित बातों की बजाय संपूर्णता बातों को आसानी से समझता है। निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है। रेटिंग स्केल जो होता है वो अवलोकन का होता है, यानी कि हम उससे अवलोकन, जैसे आपने देखा होगा आजकल जो है बहुत सारी ऐप आ रही हैं, उन्हें भी वे भी रेटिंग लेती हैं कि 5 स्टार की रेटिंग है या 4 स्टार की है। तो रेटिंग क्या है, एक अवलोकन तकनीक है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन
में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ाना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है। वह कौशल है स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझना। एक शिक्षक क्या डूबा क्या तैरा पानी में से संबंधित एक प्रयोग का संचालन करता है। विद्यार्थी में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा। विद्यार्थी में इससे अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन, हम एक बाल्टी ले ले या फिर एक कटोरी ले ले, उसमें कोई हल्की चीज़ डाल दे, अगर सुई डाल ले तो सुई डूब जाएगी, अगर लकड़ी डाले तो लकड़ी तैरती रहेगी। तो इससे हमें पता चलता है कि बच्चे ऑब्जर्वेशन से क्या सीख रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण की प्रक्रिया में कौशल प्रोत्साहित करना चाहिए कि पश्चात आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रक्रिया कौशल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा विद्यार्थी निर्धारित करना, यानी कि विद्यार्थी अपने आसपास के वातावरण और अवलोकन से सीखता है, उसी अनुभव से जुड़ा होता है। यदि हम उसे निर्धारित कर देंगे तो उसी प्रक्रिया कौशल रुक जाएगा, क्योंकि वो लगातार अपने आप से ऐसा कुछ सीखता रहता है जिसे कई बार टीचर्स या कोई भी नहीं सीख पाता है। ईवीएस एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए, वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंदमय। क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में सम्मिलित निम्नलिखित चरणों का सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, यानी कि पहले हम योजना बनाएंगे, उसके बाद क्रियाकलाप का संचालन करेंगे, उसके बाद हम प्रक्रम पर विचार करेंगे और उसके बाद फिर हमारा क्या हो जाएगा, हम उसे दोबारा से दोहराएंगे। ईवीएस पाठ्यचर्या का आधार वाक्य है सामाजिक रचनावाद सिद्धांत। ईवीएस के शिक्षण अधिगम में प्रयोजन परिक्रम लाभकारी है क्योंकि कार्य अनुभव और अभिसारी चिंतन के अवसर प्रदान करता है। समस्या समाधान में सम्मिलित निहित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा समस्या ए, समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना, क्रिया के लिए संभावित योजना पर चर्चा कीजिए, परिणाम का मूल्यांकन कीजिए। ईवीएस में निम्नलिखित में से अधिगम के संसाधनों का सही समूह चुनिए। आंसर आ जाएगा बी, बढ़ई, दुकानदार, शिक्षक, माता पिता आदि अधिगम के सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण हैं। अधिविन्यास अथवा क्षेत्रीय कार्य के विषय में कौन सा कथन सही है। अधिविन्यास स्वयं के विचारों का निर्माण और उन्हें स्पष्ट करने में मदद करता है। यदि आपको ज्ञात हो जाए कि आपकी कक्षा के विद्यार्थी बहुत होनहार और बुद्धिमान हैं, तो तब आप ऐसे विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएंगे। उन्हें समृद्ध पाठ्यचर्या का उपयोग कर पढ़ाया जा सकता है। थैंक यू।